तो हैशटैग जॉइन फंडामेंटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत भारती है और मैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा बोर्ड्स के लिए, जिसमें हम प्योर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लेवल को ही पढ़ेंगे। ठीक है, और सारे बोर्ड्स वाले जितने भी बच्चे हैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अभी से ही, और हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस को पूरा ही कंप्लीट करेंगे अपने लेक्चर्स के थ्रू। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री को, क्योंकि आप बिल्कुल भी एकदम क्या कहते हैं पेन कॉपी ले लीजिए, मन करे तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स तो अपलोड करूँगा ही करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाके पूरे नोट्स को अपलोड कर सकते हैं। और पूरा प्योर सीबीएसई बोर्ड है हमारा ये लेक्चर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो हमारी चल रही है कि नहीं, वरना ठीक है। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हालांकि काफ़ी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है। ठीक है, और इसमें हम बेसिक्स मोल्स वगैरह अगर हमें निकालना आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने मिक्सचर पढ़ा है पहले, है ना, क्लास 11th में सुना होगा, या तो नहीं भी सुना हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपका मिक्सचर होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहले मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला दो तो वो क्या है, मिक्सचर है। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनस एंड दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस। क्या बताया मैंने, मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, दो, होमोजीनस एंड सेकेंड वन हेट्रोजीनस। ठीक है, अब होमोजीनस का मतलब, अगर मान लो मैंने पानी लिया, ठीक है, और उसमें नमक डाल दिया, मिक्स हो गया ये आपस में। ठीक है, मस्त स्ट्रॉ डालो, यहाँ से पियो, से टेस्ट आएगा। नमक पानी का यहाँ से डाल के पियो, वही टेस्ट आएगा, यहाँ से डाल के पियो, वही टेस्ट आएगा। तो टेस्ट हर जगह कैसा आ रहा है, सेम। कंपोजिशन कैसी है इसकी, यूनिफॉर्म। कैसी कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है एकदम। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रेत मिला दिया थोड़ा सा, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती है, नीचे ज़्यादा रेत बैठ जाएगी। ठीक है, अब मस्त यहाँ पर स्ट्रॉ डाल के पियो, ज़्यादा रेत स्ट्रॉ में फंसेगी, यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ सबसे कम। तो ये मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनस। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारा सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस सब्सटेंस है, सॉरी होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन की छोटी सी 1 मिनट का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। इसका मतलब इसकी कंपोजिशन हर जगह कैसी रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है। ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन वर्ड है ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे के न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, एक है आपका क्या, सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, हालांकि इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठाऊंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो मकान मालिक है, ठीक है, और एक किराएदार है। तो मकान मालिक क्या करता है, रहने के लिए जगह देता है, और किराएदार क्या करता है, उस जगह में जाके रहता है। तो किराएदार आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, मकान मालिक क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। बहुत सही समझे आप लोग, जो रहने के लिए जगह दे रहा है वो सॉल्वेंट, जो उस जगह पे जाके रह रहा है वो सॉल्यूट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया चले गए या इंडिया वाले गए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने के लिए, तो जगह कौन दे रहा है खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया वाले। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या हो गए, सॉल्वेंट, और इंडिया वाले क्या हो गए, सॉल्यूट। क्या बात समझ में आ गई, होपफुली आ गई होगी। तो इसका मतलब सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या होता है, बुक्स में लिखा रहता है कि सॉल्वेंट जनरली लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक है, और सॉल्यूट आपका क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है। ठीक है, और रहते यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स होने के बाद। ठीक है, तो ये लार्जर अमाउंट में और ये स्मॉलर अमाउंट में। ठीक है, अब जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको थोड़ा और कनेक्ट करके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा NaCl सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्या ले लिया,
वाटर ले लिया, ठीक है। कौन से स्टेट में है ये? लिक्विड स्टेट में। तो जो भी बना नमक पानी, ठीक है। तो नमक हमेशा पानी में रहेगा, पानी नमक में कभी भी नहीं रहेगा। इसका मतलब हमेशा सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट कौन रहेगा? NaCl, और वाटर हमेशा क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। ऐसा अब चाहे तो इसका अमाउंट आप क्या कर दो, ज़्यादा कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसको कम कर दो। बात समझ में आ गई? तो जितना भी सॉल्युबल होगा उसमें नमक ही सॉल्युबल होगा, किसमें? पानी में। पानी कभी भी नमक में सॉल्युबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब एक छोटा सा ट्विस्ट और है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में सॉलिड हमेशा सॉल्यूट रहेगा और लिक्विड हमेशा क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। लेकिन लिक्विड में अगर हम बात करें, किस में बात करें? लिक्विड और लिक्विड में, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिया 100 ml सपोज वाटर लिया, और प्लस मैंने क्या लिया? 20 ml क्या लिया? इथेनॉल लिया। इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये भी किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड में रहेगा इथेनॉल, ठीक है। ये लिक्विड में क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी लिक्विड में क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अब इसको मैंने मिक्स किया, तो ये मस्त एकदम, आपको पता है इथेनॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? विस्की वगैरह, बियर वगैरह में, ठीक है। मान लो एक पैक बन के तैयार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो इसमें ज्यादा कौन है? वाटर। इसका मतलब ये क्या है आपका? सॉल्वेंट, और ये आपका क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 20 ml क्या कर दूं इस बार? वाटर कर दूं, और 100 ml क्या कर दूं? इथेनॉल कर दूं। इसका मतलब इस बार ये इसमें जाके मिला है, सॉरी ये इसमें जाके मिला है। बात समझ? इस बार पानी इथेनॉल में है, पहले केस में क्या था? इथेनॉल पानी में है। तो इस बार सॉल्वेंट कौन हो गया? ये हो गया। कितनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब लिक्विड में जो ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, और दूसरे को क्या मान लेते हैं? सॉल्यूट मान लेते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड यूज करते हैं किसको? कंसंट्रेशन को। तो सॉल्यूशन होपफुली समझ में आ गया होगा। 2 या 2 होमोजेनस मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक क्या सब्सटेंस प्रेजेंट हो उसमें, ठीक है। उसका सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सॉल्वेंट होता है, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। लिक्विड में जो ज्यादा होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, और सॉलिड लिक्विड में हमेशा सॉलिड क्या होता है? सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होता है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है? अब आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, अब एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है? कंसंट्रेशन। क्या नाम है? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हालांकि इसको समझने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सा आप समझो ऐसे, इस तरीके से। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? सॉल्यूशन में। ये भी एक कंसंट्रेशन मेजर करने का क्या है? तरीका है। कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? ये भी एक तरीका है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां तक? कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में? ये भी एक तरीका है मेजर करने का, कंसंट्रेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारे प्रोसेस होते हैं किसको मेजर करने के लिए? कंसंट्रेशन, ठीक है। हालांकि ये सब कहाँ यूज होता है? तो जैसे डॉक्टर वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि भाई पेशेंट को, नर्स को समझा के जाते हैं कि इतने ml इतने वाले पानी में मिला के आप इसको चढ़ा दो, ठीक है। अगर वो ये बातें ना समझ पाए तो फिर दिक्कत है। पता चला पेशेंट ही ऊपर निकल गया, ज़्यादा दवाई मिला दी, ओवरडोज। तो इतना बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो, तो कंसंट्रेशन जो हमारे सिलेबस में है वो देखते हैं। जो फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारा कौन सा सिलेबस? एनसीईआरटी। जो बोर्ड पूछ रहा है अपने एग्जाम्स में, बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं हायर लेवल के लेक्चर्स लाता रहूँगा, ठीक है। अभी हम प्योर सीबीएसई बोर्ड को पकड़ के चलेंगे। मैं कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा जो बोर्ड से एक्सेस में हो, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड एंड एनसीईआरटी। हालांकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है, सारे एग्जाम्स को पढ़ने के लिए रास्ता यहीं से गुजरता है, ठीक है।
तो पहला जो कंसंट्रेशन का टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है हमारे सामने, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज ये पहला है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मास परसेंटेज होता है, दूसरा मोल फ्रैक्शन होता है, तीसरा मोलैरिटी होता है, चौथा कौन सा होता है, मोलैलिटी होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, पहला मास परसेंटेज, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलैरिटी, चौथा मोलैलिटी। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, पहले परसेंटेज को समझते हैं कैसे होता है। याद है 10th में क्या हुआ था, मान लो आपके 83 नंबर आए साइंस में। ठीक है, 83 तो बहुत कम होता है साइंस में। मान लो 98 नंबर आए, तो कितने नंबर आए ऊपर रखते हैं, कितने नंबर का पेपर था उसे नीचे रखते हैं, इनटू 100। हर जगह परसेंटेज का यही रूल है, सिंपल सा। ठीक है, तो अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने नंबर का पेपर है, पेपर तो पूरा सॉल्यूशन ही है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कितने नंबर आए, मास ऑफ सॉल्यूट। मास में आ गई, तो सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे किसका मास, सॉल्यूशन का इनटू 100। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर। सिंपल परसेंटेज निकल जाएगा मास का, सॉल्यूशन में कितना है। सेकंड, जैसे मैंने लिखा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला क्या है आपका, सॉल्यूट का ऐसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का ऐसे निकालेंगे, क्लियर। चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, हल्का सा वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस को लिख देता हूँ ताकि समय कम से कम लगे और हमारा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सकें। ठीक है, एक सेकंड बस वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, जैसा कि देख पा रहे होंगे 20 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, कहाँ डिजोल्व है, 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व है। तो मास परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अच्छा बताओ कम अमाउंट में कौन है, ग्लूकोज, तो ये तो आपका सॉल्यूट है। ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में कौन है आपका, वाटर, तो ये आपका क्या है, बेसिकली सॉल्वेंट है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं निकालूं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तो कैसे निकालूंगा, कितने नंबर आए, ग्लूकोज का नंबर कितने हैं, 20, तो 20 अपॉन, अब यहां पर एक ट्विस्ट है, बच्चे क्या करते हैं ना 180 रख देते हैं। 180 नहीं रखना है भाई, नीचे क्या लिखा था फॉर्मूले में, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। तो सॉल्यूशन का मास कैसे होगा, सॉल्यूट जो 20 था, सॉल्वेंट जो आपका 180 था, दोनों मिलके कितने ग्राम के हो गए, 200 ग्राम के हो गए। तो अब यहां पर लिखना है आपको 200 इंटू 100, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो कितना परसेंट आ गया, ये 10%। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जैसे कि नेक्स्ट उतारते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, बहुत सही। सॉल्वेंट का मास कितना है बताओ, 180। सॉल्यूट का मास कितना है, और सॉरी सॉल्यूशन का मास कितना है, 200 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 गया, और ये कितना आ गया 90। इसका मतलब 90% कौन है, वाह सॉल्वेंट है। यानी कि अगर मैं 100 ग्राम मान लूं, ठीक है, पहले तो ये समझो 10% है और ये 90% है। क्लियर होगी बात यहां तक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था किसका, मास परसेंटेज का। मैं लेक्चर्स में सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक साथ करा दूंगा एक लेक्चर्स में, ताकि आप उसको देखो और जो भी आपका अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो उसी में अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है अगर 10% सॉल्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है 90% कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप एक लाइन देख रहे होंगे यहाँ पर, 20% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बाई मास या वेट बाई वेट। क्या इतनी बात समझ में आई। ये लाइन ना मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाते समय ना ये आपको क्वेश्चंस की लाइन में कहीं लिखा हुआ मिलेगा और आपको इस बात को समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो समझो इस चीज़ का मतलब क्या होता है। देखो ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है और ये नहीं बताया ग्लूकोज किस में डिसॉल्व है। इस केस में क्या करना होता है
कि आपको मान के चलना होता है कि वाटर जिसका कोई नहीं होता उसका पानी होता है। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका पानी। इसका मतलब ग्लूकोज किस में डिसॉल्व है? सॉल्यूशन में। और यूनिट क्या दे रखी है? मास बाई मास या वेट बाई वेट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मान के चलना है लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना मान लो आप? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लो? 100 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना मान लिया हमने? 100। इजी होता है, आप मानना चाहो तो 546 मान लो, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो 100% उसमें 20% उसमें कौन है? ग्लूकोज है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कौन है? हमारा ग्लूकोज है ना, वो कितना है बताओ? दैट इज कॉल्ड 20 ग्राम। 100 ग्राम का 20% कितना होगा? 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कौन है? वाटर है, बताओ वो कितना होगा? 80 ग्राम। तो बताओ, तीन चीजें पता चल गई। नेक्स्ट अभी जो मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना, उसमें इस डेटा को मैं यूज करूंगा, आपको ध्यान होना चाहिए। अभी सुन तो लो अच्छे से कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, क्योंकि 20% दिया हुआ था। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 80 ग्राम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको आप अपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट टर्म में अभी मोल फ्रैक्शन में हम इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे, बताओ क्या? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन और परसेंटेज में अंतर क्या होता है? मान लो आपने P/Q रखा, इंटू 100 कर दिया तो वो परसेंटेज हो गया, नहीं किया तो वो किस में बात चल रही है? फ्रैक्शन में बात चल रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा, डेट इज कॉल्ड क्या? मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन की दूसरी यूनिट मोल फ्रैक्शन। इसको किससे नोट करते हैं? एक्स से। तो अब बताओ, पहले मकान मालिक आएगा या किराएदार? सर पहले तो मकान मालिक ही आएगा ना, तो N1। तो N1 क्या मानेंगे हम लोग? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स को किससे दिखाते हैं? N से। अभी मैं मोल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, और दूसरा फिर मैंने क्या लिया? ये तो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया? आप 1 2 किसी को भी मान सकते हैं, बट एनसीईआरटी क्या करता है ना, 1 मान के चलता है किसको? सॉल्वेंट को। N2 ये किसके मोल्स हो गए? सॉल्यूट के। तो N2 किसके मोल्स हो गए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। बात समझ में आ गई? फिर दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो मस्त यहाँ पर N1 प्लस N2 यानी कि सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के मोल्स कितने आ गए बताओ? N1 प्लस N2 आ गया। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसको पहले मिटा देता हूं, ठीक है, हालांकि रेंज तो है लिखने की, लेकिन कोई नहीं, ये आपने समझ में आया? नहीं, इसको छोड़ो। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर मोल्स ऑफ, मुझे सॉल्यूट निकालना है, तो मैं X2 लिखूंगा। X2 किसके मोल्स होंगे? सॉल्यूट के होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कितना सॉल्यूट का मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? तो क्या होगा बताओ? N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब जैसे मुझे निकालना है, सॉरी यार, सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्यों लिख दिया मैंने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल्स छोड़ना पड़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। अब जैसे मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्वेंट का निकालना हो, तो उसको क्या मानेंगे? X2। तो ये कितना प्रेजेंट है इसमें? तो क्या हो जाएगा बताओ? N1 अपॉन N1 प्लस N2। बहुत सिंपल। मोल फ्रैक्शन X2 का भी निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन हमने किसका निकाल लिया? X1 का भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब देखो, वो मैं थोड़ा सा रेंज चेक करने गया था, तो अब यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, अब समझो। तो ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो अब आता है ना, पूछा जाता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन आपका क्या होगा? ठीक है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन का मतलब X1 प्लस X2। ये मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। ये मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो अगर मैं सम करूंगा तो बताओ X1 की वैल्यू कितनी थी? ठीक है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। और X2 की वैल्यू क्या थी? N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब इसके मैंने क्या लिया यहाँ पर? N1 प्लस N2 लिया, ऊपर क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2। ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो X1 प्लस X2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है,
अब जैसे कि अगर आपने यहाँ पर क्या किया, 3 कंपोनेंट ले लेते हैं, मान लो, तो एक और ले ले, मान लें यहाँ पर हमने ले लिया n3 भी ले लिया, मैंने बताया था ना 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, तो फिर इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 भी कितना आएगा 1। इसका मतलब अगर मैं n तक भी जोड़ूं मोल फ्रैक्शन का सम, वो कहाँ तक आएगा 1 तक आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, क्लियर? तो यहां तक आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब थोड़ी सी यूनिट की बात कर लें, बताओ ऊपर की यूनिट क्या, मोल, नीचे भी क्या मोल, तो मोल से मोल क्या हो गया कैंसिल, तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। क्या यूनिट होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है। एग्जामिनर्स पूछते हैं जो वाइवा लेने आते हैं, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होती है, फालतू क्वेश्चन, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं। और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मोल्स निकालना हमें आना चाहिए। जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो अपना थोड़ा देख लें, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 196 ग्राम ऑफ H2SO4 है, लेट सपोज मेरे पास मास है ना ये 196, इसके मुझे मोल्स निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालना है, इसके कैलकुलेट करना है हमें क्या, मोल। तो मोल का फॉर्मूला होता है, स्मॉल एन से दिखाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो पहले मोलर मास निकाल लेते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, 16 जगह 64, 32 96 और 2 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये किसका मोलर मास आ गया, H2SO4 का। तो क्या फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 196 अपॉन 98 यानी कि कितने मोल्स हो गए, 2 मोल। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर आपको मोल्स निकालना आता है तो क्या मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर से मैंने बताया मैं इस लेक्चर्स में खाली बेसिक्स क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन पहले थ्योरी प्लस बेसिक्स क्वेश्चन आने चाहिए आपको, उसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चंस के आप दूसरे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा ताकि हम क्वेश्चन लिख सकूं मैं बोर्ड पे। तो मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि 90 ग्राम ग्लूकोज है, डिजोल्व है 1800 ग्राम वाटर में, ठीक है। इसका मतलब ये तो सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। तो बोला गया है मोल फ्रैक्शन निकालो ग्लूकोज का और वाटर का, यानी कि सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का निकालो, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। तो मोल फ्रैक्शन पता होने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मोल्स, ठीक है। बच्चे मास का रेशियो निकाल के गलत करके बैठ जाते हैं, वो नहीं करना है, पहले आपको क्या निकालना है, मोल्स, ठीक है। तो अगर मैं पहले निकालूं कि अगर मेरे को गिवन देख लो 1 को क्या माना मैंने, बताओ, सॉल्वेंट को 1 माना, इसको क्या माना, सॉल्यूट को 2, तो M1 कितना गिवन है 1800 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास क्या होगा वाटर का, बताओ, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब M2 कितना गिवन है हमें 90 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास अभी हमने ग्लूकोज का निकाला था, कितना आया था 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और नहीं है तो देख लो C6H12O6 कितना होता है 6 इंटू 12, 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 16, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें निकालना है पहले N1, तो बताओ N1 कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 1800, मोलर मास कितना है 18, तो कितना हो जाएगा 100 मोल आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे क्या निकालना हो N2 निकालना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, बताओ कितना आएगा। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का 90, मोलर मास कितना है 180, 0 से 0 1/2 यानी कि 0.5 मोल। हालांकि पानी की रिस्पेक्ट में बहुत कम है, पानी की रिस्पेक्ट में क्या है बहुत ही कम, बट सॉल्व तो करना ही है ना। तो अब बताओ x1 का फॉर्मूला क्या था N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो बताओ x1 कितना आएगा, N1 कितना है 100 अपॉन 100 प्लस 0.5, है ना। तो कितना हो जाएगा x1 बताओ 100 अपॉन 100.5, ये आ गया, है ना। अब बच्चे कहते हैं कि सर
इसको सॉल्व करना जरूरी है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देखो छोड़ने का तो कोई कहीं भी छोड़ सकता है, ठीक है। तुम बस जहाँ तक हो सके वहाँ तक निभा दो साथ। अब x2 बताओ क्या होता है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो x2 कितना हो जाएगा बताओ, n2 की वैल्यू कितनी 0.5 अपॉन 100 प्लस 0.5। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर। हालांकि हमने एक ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जिसमें कैलकुलेशन मतलब मोल्स काफ़ी हमने कम लिए, ठीक है। हालांकि आप क्या कर सकते थे, x1 प्लस x2 आपको पता है ना 1 होता है, तो अगर आप एक का निकाल लो तो दूसरे की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या करो बस x1 मान लो निकाल लिया, तो x2 कैसे निकालो 1 माइनस x1, ठीक है, अपना कर सकते हो। तो एक हमने क्वेश्चन कर लिया, एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो, तो देखो 30% ऑफ यूरिया सॉल्यूशन बाय वेट लिखा है। देखो ये लाइन आ गई ना जो मैं आपको मास परसेंटेज के समय सिखा रहा था। तो क्या लिखा है बताओ, 30% ऑफ यूरिया सॉल्यूशन बाय वेट एंड बाय मतलब वेट बाय वेट या मास बाय मास, ठीक है। तो इसमें मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, यूरिया का, ठीक है, और ये मास परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सॉल्वेंट क्या ले हम लोग, यूरिया तो समझ में आ रहा है सॉल्यूट है, तो मैंने बताया था ना जिसका कोई नहीं होता उसका पानी होता है, तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आप सॉल्वेंट किसे मान लें, वाटर को। तो क्या करेंगे बताओ, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, कितना है हमारे पास 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम है। तो मैं मान के चलता हूं कि मास ऑफ यूरिया जो कि हमारा कौन है भाई साहब, सॉल्यूट है ना, वो कितना है बताओ 30%, तो 100 का 30% कितना होगा 30 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है हमारा सॉल्वेंट, वो कितना होगा बताओ, दैट इज कॉल्ड 70 ग्राम। सही है, 70% ही होगा ना, 30% भाई यूरिया है तो 70% क्या होगा, पानी ही तो होगा उसमें, ठीक है। तो इनमें मास पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अच्छा यूरिया का फॉर्मूला सोच रहे हो मोलर मास निकालने के लिए, तो NH2CO NH2, धाकड़ हो गए तुम लोग तो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो मैं दिख ही रहा हूँ, फ्रेम में हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन। तो x2 बोल लूँ, पहला तो N1 कौन होगा, मोल वाटर होगा, N2 कौन होगा, यूरिया। तो फॉर्मूला क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो भाई साहब हमें यहाँ मास पता है, मोल नहीं पता जो आप पुट कर दोगे, तो पहले क्या निकालोगे, मोल, वेरी गुड। तो N2 निकाल लेते हैं पहले, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास N2, यूरिया का मोलर मास यहाँ निकालना सिखा देता हूँ, NH2CO NH2 हो गया, ठीक है। बताओ नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, 14 इसका, 1 इसका, 12 इसका, 16 इसका, फिर वापस 14 प्लस 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करो आएगा 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का मोलर मास आपके नसों में बहना चाहिए, 60 होता है ग्लूकोज का, 180 होता है सुक्रोज का, 342 होता है, नसों में बहना चाहिए, नसों में, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। तो बताओ मास कितना गिवन है 30, मोलर मास कितना है 60, तो समझ में आ गया होगा 1/2, यानी कि N2 कितने मोल है 0.5 मोल है, ठीक है। N1 पानी के मोल्स, पानी का गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ पानी के मोल्स कितने, ग्राम कितना है, मास कितना है, मास कितना है, कितना मास है 70, मोलर मास कितना है 18, इसको काटोगे अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 3.88, ठीक है। बहुत सालों से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ना, तो डेटा याद हो चुके हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे आप लोगों को। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ले रहे हो, वैसे आसान है, कोई 18 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब पता चल गया, बस यहाँ क्या करो, पुट करो, टेंशन क्या लेना। N2 कितना है 0.5, ये कितना है, अच्छा मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली ना क्या करता हूँ, चलो रहने दो, क्या 4 माने, अप्रॉक्सीमेटली 4 नहीं मान सकते, ठीक है, 3.9 मान सकते हैं, 4 नहीं मान सकते। तो 3.88 प्लस 0.5, तो x2 कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 3 कितना होगा बताओ 0.5, रुको कैसे ऐड करते हैं सीख लो, 0.5 ऐड कर दिया तो 8, 13, 3 और 1 4, 4.38, ठीक है। तो 4.38, बाकी इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी काट पीट के आ जाए वो आपका क्या होगा
आंसर। और क्या होगा, यूनिट तो इसकी कुछ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट लेस ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल। ये आपके लिए होमवर्क कितना आएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो मुझे पता है क्या होता है, आलस। इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। क्या तेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और मैंने कहा है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। क्या बात समझ में आ गई? बोर्ड्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड्स, उसमें मार्क्स लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं इसके अंदर आज के लेक्चर्स में, एक मोलैरिटी और एक मोलैलिटी। दोनों फॉर्मूले समझाता हूँ, दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर का 1.1 से लेके 1.3 आपको एग्जाम्पल्स बनाने, और इंटेक्स का 1.1 से लेके 1.5 तक क्या बना के लेके आना है आपको, इंटेक्स। ये दो आपको बना के लेके आने, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं थर्ड पे, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है बताओ, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी में आपका क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है, अपॉन क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट आपको किस में रखनी है, इसमें लीटर में रखनी है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यूनिट बता दो भाई साहब, मजा आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या, मोल, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं भाई साहब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैं बोल मोल्स रहा था, लिख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, या इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्या, कैपिटल एम से। ये एक मस्त क्वांटिटी है जिसमें हम टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो मोल्स तो चेंज होगा नहीं, मोल्स चेंज होगा नहीं, चेंज कौन हो जाएगा, वॉल्यूम। आपको पता है टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, मोलैरिटी विल चेंज, ठीक है। याद रखना, आपके सामने एमसीक्यू आएगा, टेम्परेचर को चेंज किया, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो जाएगी, तो वो उसका आंसर क्या होना चाहिए, मोलैरिटी, ठीक है। और भी है लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं लिखा हुआ दिख जाए क्या, 1 कैपिटल एम, ठीक है, इसका मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर आपको 2 मोलैरिटी लिखी हुई दिख जाए तो 2 मोल है 1 लीटर में, 3 मोलैरिटी लिखी हुई दिख जाए 3 मोल है 1 लीटर में, 4 मोलैरिटी लिखी हुई दिख जाए 4 मोल है लेकिन 1 ही लीटर में। क्या बात समझ में आ गई? ये हेल्प करेगा। इससे आपको दो चीजें पता चल जाती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या पता चल गया, इससे पता चल गया। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, 4 मोलैरिटी की, फिर 3 मोलैरिटी की, फिर 2 मोलैरिटी की, और सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी है, 1 मोलैरिटी की। ठीक है, क्या यूनिट समझ में आ गए? ये सारी बातें समझ में आ गई। इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, मोलैलिटी। ओके, तो आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व है 4 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तो आपको बताने उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, कहाँ पर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, बड़े आराम से पहले लिख लिया करो, बोर्ड्स के लिए रिप्रेजेंटेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। करना क्या आपको, मोलैरिटी लिखना है, लिखना क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देखो, लीटर में होना चाहिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब, तो आपको एक कन्वर्जन पता होना चाहिए। पहले तो लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो 4 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, 4 लीटर। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फॉर्मूला लिखने का मैजिक होता है कि आपको पता चल जाता है किसको किस में करना है, और थोड़ा इजी हो जाता है कि सोचने में कि कैसे सोचे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, मोल्स ऑफ
सॉल्यूट N2 मान लेता हूं इसको, बताओ N2 क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N2 इज इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा है यूरिया का 120। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ रखा है कि यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, नसों में बहना चाहिए था ना, ये कितना हो गया 2, तो N2 के मोल्स कितने हो गए 2 मोल हो गए। ठीक है, तो अब मुझे मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो क्या दिक्कत है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, N2 अपॉन मान लो V मान लेता हूं। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही से लिख दूं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन V। बताओ सॉल्यूट कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 4, 1/2 यानी कितना आ गया 0.5। तो मोलैरिटी 0.5, या तो कैपिटल M लिख लो या तो क्या लिख लो 0.5 मोल पर लीटर। इसकी फील क्या है बेसिकली कि 0.5 मोल है यूरिया का 1 लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर आप खरीद के लेके आओ मार्केट से, आपको कितना मोल मिलेगा 0.5 मोल मिलेगा किसका, यूरिया का। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे मोलैलिटी, उसके बाद आप जरूर से जरूर एग्जाम्पल 1.1 से लेके 1.3 तक और इंटेक्स 1.1 से लेके 1.5 तक बना के लेके आना। ठीक है, नहीं तो आप अगर उसमें कोई डाउट आ रहा होगा तो आप उसको मेरे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, मतलब नेक्स्ट मतलब न्यूमेरिकल्स वाले सीरीज में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा हो तो ओके, तो वीडियो पॉज करके इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, समय को कम करने के लिए मैंने पहले ही मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ताकि वीडियो जल्दी निपट जाए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट मोल, इसकी यूनिट केजी, सॉल्वेंट की केजी में है ना, तो मोल पर केजी या तो स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है, उसको क्या लिखते थे कैपिटल M। ओके, अब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं, सॉरी इन मोलैलिटी, मोलैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि ना मास चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से, ना ही मोल्स चेंज होगा। बात समझ में आ गई, इसलिए मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन में 1 मोलैलिटी लिखा हुआ दिख जाए तो आपको लिखना 1 मोल पर केजी, 2 मोलैलिटी लिखा जाए तो 2 मोल पर केजी, 3 मोलैलिटी लिखा हो जाए 3 मोल सॉल्यूट पर केजी। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी, 3 मोलैलिटी, 2 मोलैलिटी और 1 मोलैलिटी। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको मेरी उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी बना के आएंगे नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजोल्व है 2000 ग्राम ऑफ वाटर में, आपको उसकी क्या बतानी है, मोलैलिटी बतानी है। ठीक है, हालांकि आसान है, फिर मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है। मोलैलिटी लिखो स्मॉल m, फिर क्या लिखो बताओ, फॉर्मूला लिख लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए, इन केजी में होना चाहिए। ठीक है, बताओ मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालें, बताओ गिवन मास N2 निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बताओ 342। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है 12, 22, 11। अगर इसका आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे, अब मैं सिखा चुका हूं, आपको खुद निकालना है। ठीक है, तो 342 ग्राम पर मोल ही आएगा, तो 342 ग्राम पर मोल, तो कितने मोल हो गया, 1 मोल हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ तो 1 मोल आ गया। अब नीचे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो ये 2000 ग्राम दे रखा है ना, तो इसका मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 2000 ग्राम का मतलब 2 केजी, तो यहाँ 2 केजी आप पुट करेंगे तो 0.5 मोल पर केजी आएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो आज का लेक्चर हमारा हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे सॉल्युबिलिटी को लेके, जिसमें हम लोग फिर हेनरी लॉ, रॉड्स लॉ बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इंटेक्स 5 तक बना के लेके आएंगे। ठीक है।